में डालकर चल ठीक है। चलो सर हम लोगों ने क्या पढ़ा थे लिख रहे हैं आपको लिख लो। बेटा हम लोगों ने कौन सा स्टार्ट किया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और मैंने आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट समझा दिए दोनों। जो एक्सपेरिमेंट हुआ था क्या बताया गया था कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। तो आप लोग एक बार जल्दी से रिवाइज करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हटा दो बेटा, ये लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक प्रोसेस होता है सेंट्रल डोग्मा। क्या होता है? और सेंट्रल डोग्मा में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है डीएनए टू प्रोटीन बनती है वो। तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी बेटा, मैंने कहा था डीएनए होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से क्या बनता है बच्चों? प्रोटीन। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। आपको ये पता होगा एमआरएनए से डीएनए बनता है वायरस में, जिसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? ये हम लोगों ने एक प्रोसेस है सेंट्रल डोग्मा, उसके अंतर्गत ही पढ़ा था। हम लोग अब पढ़ेंगे कि कैसे रेप्लिकेशन होता है, कैसे डीएनए से डीएनए बनता है। आपको पता है रेप्लिकेशन बेटा कहाँ होता है? एस फेज में होता है, इसके आई फेज में। जब सेल साइकिल होती है तो आपको पता है पहले होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का अमाउंट क्या होता है? डबल होता है। तो वही हम लोग आज पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन क्या है और उसको समझेंगे विषय से। तो कॉपी निकालो, एक बार रिवाइज कर लो और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
कल मैंने आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए हमें बताया था ना कि डीएनए कैसे पैक होता है, ये तो हमने पढ़ लिया था, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे प्रूफ हुआ कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो पहले कौन साइंटिस्ट आए थे, पहले आए थे ग्रिफ्थ साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जहां उन्होंने क्या लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को लिया था और साथ में उसके दो स्ट्रेन लिए, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। आर एस स्ट्रेन आपका डिश वॉश कर रहा था, आर स्ट्रेन डिश वॉश नहीं कर रहा था। उन्होंने चूहा के अंदर इंजेक्ट करा के बताया कि कुछ ऐसा यहाँ पे हो रहा है, जो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म। जब उन्होंने आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन बिल्कुल वाला रखा, साथ में मिलाया, तो उन्हें पता लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आर स्ट्रेन को क्या बना रहा है, कट रहा है। ये देखा था हम लोगों ने। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कहीं ना कहीं जो था वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था, वो क्या था, डीएनए। लेकिन ये 100% प्रूफ नहीं कर पाए थे, साइंटिस्ट इनसे कन्विंस नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए थे, हर्षे एंड चेस। उन्होंने क्या लिया, बैक्टीरियोफेज को लिया और उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव फास्फोरस से किसको करवाया, डीएनए को लेबल किया, और प्रोटीन से किसको किया, सल्फर, जिसका आइसोटॉप कितना था, 35। और उन्होंने जब देखा कि सेल के अंदर जो मिला वो क्या मिला, फास्फोरस। और फास्फोरस मिला, इसका मतलब ये है कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्म हुआ था, और डीएनए ट्रांसफर हुआ है, तो इसका मतलब वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ऐसे 100% प्रूफ हो गया था कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। हालांकि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस को, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, उसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अच्छे समझेंगे आप लोग। एक बार जल्दी से पढ़ लो, जल्दी रिवाइज करो और फिर हम लोग समझते हैं। बातें करते हैं आपसे। तो इसके बाद आज जो होगा वो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा ना। तो बेटा हम लोग पहले टॉपिक जो सब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेप्लिकेशन। क्या पढ़ेंगे? रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करें रेप्लिकेशन। कौन सा लिख रहा है? देख रहे हो? फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रेप्लिकेशन। और समझेंगे यहाँ पे कैसे डीएनए से डीएनए को बनता है। और लिविंग बॉडी के अंदर आपको पता है हर सेल के अंदर रेप्लिकेशन होता है, और रेप्लिकेशन होता है तभी क्या होता है, डीएनए से अमाउंट डीएनए का क्या होता है, डबल। अगर रेप्लिकेशन ना हो तो सोचो सेल तक डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि रेप्लिकेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कर स्टार्ट, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा रेप्लिकेशन। तो समझते हैं पहले ये क्या है, पूरा साफ समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग किताब पढ़ेंगे। पहले हम लोग रेप्लिकेशन समझ लेते हैं, रेप्लिकेशन है क्या, ठीक है। बच्चे नहीं आ रहे बाहर, ये लोग कहाँ जाते हैं भाई? सर उधर जो लास्ट में उधर वाला रोड है, उधर से जाते उधर शहर के एक ग्राउंड के पास नाटना होगा तो ना, बहुत दिनों का नाटक नहीं है बेटा। अब देखो आप लोग, चलो कोई बात नहीं, उनका लॉस हो रहा है, आपको ध्यान से पढ़ो। हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वो कर रहे हैं रेप्लिकेशन। क्या कर रहे हैं? बहुत ध्यान से आपको समझना है। आपको पता है रेप्लिकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है बच्चों? ये जो होता है वो होता है न्यूक्लियस में। दूसरा आपको पता है कौन से फेज में होता है सेल साइकिल के? तो होता है सेल साइकिल के आई फेज में। और आई फेज के कौन से फेज में बेटा? एस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। आखिर डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होता है? तो आपको पता है, एक बोलो मतलब, मैंने आपको बताया था एक सेल है, ये देखो बेटा, एक सेल है और आपको बताया इस सेल के लिए स्टार्टिंग का है बिल्कुल। तो आपको बताया हैप्लॉइड सेल पापा का आया था और हैप्लॉइड सेल मम्मी का, मतलब हैप्लॉइड सेल पापा का, हैप्लॉइड सेल मम्मी का। आपको बताया इसके यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। और यहाँ पे कितने होंगे? 23। और जब ये सेल पहला बनेगा तो यहाँ कितने जाएंगे? ये क्रोमोसोम का मतलब डीएनए तो है और कुछ सुना है। अब आप लोग बताओ, आज आपके पास बिलियंस ऑफ सेल है और हर सेल में हमारे कितने क्रोमोसोम है? 46। तो ये क्रोमोसोम कैसे उतने ही रह रहे हैं? क्योंकि लगातार चल रहा है क्या? सेल डिवीजन चल रहा है। और सेल डिवीजन होता है तो आपको पता होगा एक एस्पेक्ट होता है जहाँ होता है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए का अमाउंट क्या होता है? डबल। आपको पता होगा बेटा कि दो टाइप के डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में आपको पता है डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड बनता है और मियोसिस में क्या होता है? डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड बनता है, ठीक है। जहां क्रोमोसोम में डीएनए अमाउंट क्या होता है? आधा, ठीक है। तो यहाँ माइटोसिस में क्या होता है? अगर 46 क्रोमोसोम है तो बेटा सेल के पास कितने रहेंगे? 46 ही रहेंगे। और जहां 46 क्रोमोसोम है सेल के पास कितने हो रहे हैं? 23। तो ये क्या होगा? मियोसिस। आपको पता है ऐसा कहाँ होता है? गैमीट बनते हैं तो, क्योंकि तभी तो हम कहते हैं आधे पापा से क्रोमोसोम मिले और आधे किससे मिले? मम्मी से। तो आपको पता होगा, मैंने आपसे कहा था कि आई फेज का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है एस फेज, जहां होता है डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन क्या है वो वहां तो हमने खाली पढ़ लिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो देखो समझते हैं थोड़ा सा बेटा। सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, क्या बता दे रहा हूं, एक बात आपको समझो। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव। क्या है? ये मॉडल है बेटा। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब पता है क्या होता है? एक स्टैंड हमेशा पैरेंटल होता है। कैसा होता है? पैरेंटल। ये क्या है वो समझो पहले, पैरेंटल कैसे है। वैसे मैं आपको समझाया था मैंने आपको वैसे, लेकिन फिर समझो। एक बात बताओ मुझे आप लोग, ये कैसे प्रूफ हुआ था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है? ये एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, एक सेडल और एक मिचेल्सन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया? एक बैक्टीरिया लिया, क्या लिया? वो बैक्टीरिया लिया, उसका डीएनए लिया और उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसको अमोनियम क्लोराइड
NH4Cl सॉल्यूशन में ग्रो कराया, ठीक है। किस में कराया? ये ग्रो करने के लिए तो इन्होंने NH4Cl में क्या कराया? ग्रो कराया। और बेटा इसका इन्होंने हाई एसिड लिया, हाई का मतलब 15, ये N15 लिया इन्होंने। आप लोग बताओ अगर कोई व्यक्ति वो डीएनए है, ये मान लीजिए डीएनए है और इसका दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं? N15 वाले हैं। कैसे हैं? N15। अगर एक स्टैंड हमेशा रेप्लिकेशन में, अगर एक स्टैंड कैसा होता है? पैरेंटल होता है। अब आप लोग बताओ बेटा, ये डीएनए तो N15 वाले दोनों स्टैंड है, लेकिन जब ये बैक्टीरिया क्या करेगा? जब बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करेगा, क्या करेगा? यानी कि फर्स्ट जनरेशन। तो बेटा आप लोग बताओ, एक स्टैंड तो नया बनेगा ना, होता क्या है वो समझो आप लोग। बच्चों ऐसा होता है, देखो इसका एक स्टैंड चला जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था एक स्टैंड हमेशा पैरेंटल होता है, दूसरा स्टैंड उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, और एक स्टैंड इसका कहाँ गया? यहाँ। ये समझ गए? दोनों स्टैंड है अलग अलग हो गए। अब इसके ऊपर क्या होगा? नया स्टैंड बन जाएगा। एक इसको देख के ये बन गया और एक इसको देख के ये बन गया। अब आप लोग बताओ, क्या आधा पैरेंटल नहीं है डीएनए? एक स्टैंड पैरेंटल स्टैंड होता है, टेम्परेट स्टैंड बोलते हैं इसको, जिससे नया स्टैंड का फॉर्मेशन होता है। अब ये पता कैसे लगा? तो बेटा यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये तो आपको पता है N15 वाला है, और ये बताओ कौन सा होगा? नॉर्मल N14, समझ गए? और इसमें बताओ एक कैसा होगा? N15, सॉरी ये वाला था N15, ये N15 होगा, और ये कैसा होगा? इससे हमें पता लग गया कि हमेशा डीएनए में एक स्टैंड कैसा होता है? पैरेंटल। होता क्या है समझो, बेटा देखो इधर देखो, मान लो डीएनए है, इसके दो स्टैंड है, ये है। अब होता क्या है, मैं ऐसे स्टैंड अनवाइंड करूंगा नीचे से, और नीचे से अनवाइंड करके, अब आप लोग बताओ, एक ये तो पैरेंटल है ना, पहले वाला है, ये भी पहले वाला है। अब मैंने न्यू स्टैंड यहाँ बनाना स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ दो हो जाएंगे और यहाँ दो हो जाएंगे। अब बताओ, लेकिन एक एक स्टैंड कहाँ है? पहले वाला नहीं है क्या? एक स्टैंड नया बन जाएगा, हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। वरना बेटा आप लोग बताओ, अगर मान लो एक पैरेंटल नहीं रहेगा, तो न्यू स्टैंड जो बनेगा उसकी पोलैरिटी हमें कैसे पता लगेगी कि कौन सा किस टाइम पे बेस आएगा? भाई मैंने कहा था जो ये पुराना स्टैंड होता है, इसको देख के यहाँ एडीन है तो नेक्स्ट स्टैंड में क्या लगेगा? थाइमिन। अगर यहाँ ग्वानिन नेक्स्ट स्टैंड में क्या लगेगा? साइटोसिन। अगर यहाँ साइटोसिन है नेक्स्ट स्टैंड क्या लगेगा? ग्वानिन। अगर यहाँ थाइमिन है तो नेक्स्ट स्टैंड क्या लगेगा? एडेनिन। तो आप लोग बताओ, एक स्टैंड तो हमेशा पैरेंटल रह रहा है, नहीं रह रहा है? और इसका मतलब देखो ऐसा ही होगा कि हमेशा ये है पैरेंटल डीएनए, ये इसको मुझे रेप्लिकेट करना है तो मैं स्टैंड अनवाइंड करूंगा और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री का एक नया स्टैंड लगा दूंगा, हो गया डीएनए, तो दूसरा बन गया। अब बताओ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, तो ये दोनों स्टैंड डीएनए कैसे रहेंगे? सेम ही तो रहेंगे। तो इसका मतलब ऐसे होता है डीएनए रेप्लिकेशन। ये प्रूफ कैसे हुआ था बेटा? तो यहाँ पे सिंपल सा, इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा एक टेस्ट ट्यूब देखा, तो इन्होंने यहाँ तो इन्हें क्या मिला? हैवी। क्या मिला? हैवी मिलेगा क्योंकि N15 है ना दोनों, लेकिन इन्होंने देखा कि यहाँ पे इन्हें कैसा मिल रहा है? हाइब्रिड। कैसा मिल रहा है? हाइब्रिड का मतलब है बीच में देखो, हाइब्रिड ही है दोनों, ना तो हैवी है ना ही लाइट है, तो यहाँ इन्हें मिला था हाइब्रिड। अच्छा एक बताओ, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, एक जनरेशन आपको और दिखाऊं, एक जनरेशन और दिखाओ, तो आप लोग बताओ, अगर ये फिर से रिप्रोडक्शन करेगा तो कैसे करेगा? देखो बोलो मत, इससे दो बनेंगे, तो एक स्टैंड तो ये वाला रहेगा, येलो वाला रहेगा, और एक स्टैंड कौन सा रहेगा? ये वाला। समझ गए? ऐसे ही यहाँ पे एक स्टैंड कौन सा होगा? ये वाला होगा, और एक स्टैंड कौन सा होगा? येलो वाला। अब एक स्टैंड पैरेंटल नहीं है क्या? और मैं न्यू स्टैंड बना दे रहा हूँ, देखो, और न्यू स्टैंड मैंने कौन सा कलर बनाया? रेड वाले साथ। अब आप लोग बताओ बेटा, ये देखो, ये न्यू स्टैंड बन गया, ये न्यू स्टैंड बन गया, ये न्यू स्टैंड बन गया, और ये क्या बन गया? न्यू स्टैंड। अब आप लोग बताओ, क्या यहाँ एक पैरेंटल नहीं है हर डीएनए में? है ना? और यहाँ हमें कंडीशन मिलेगी लाइट और हाइब्रिड। कौन सी मिलेगी? लाइट और हाइब्रिड। तो बेटा क्लियर हुआ आपको? बताओ, तो इससे प्रूफ हुआ था कि डीएनए क्या होता है, यानी कि डीएनए का एक स्टैंड कैसा होता है? पैरेंटल। यानी कि एक स्टैंड हमेशा काम करता है टेम्परेट स्टैंड की तरह, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनता है न्यू स्टैंड। तो आप लोग ये समझ गए सेमी कंजर्वेटिव कैसे प्रूफ हुआ था?
इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हाई स्टॉप के अमोनियम क्लोराइड में ग्रो कराया बैक्टीरिया को, इसके बाद उसका डीएनए निकाला, इन्होंने देखा उसका एक स्टैंड 15 हो गया है, लेकिन नॉर्मल तो नया स्टैंड तो नॉर्मल बनेगा ना, उसे क्या मतलब है 15 है, तो नया स्टैंड नॉर्मल बना, और नॉर्मल का मतलब है कि कौन सा बना, N14 वाला जो नॉर्मल बनता है, तो एक स्टैंड 15 एक स्टैंड 14, तो इससे पता लगा कि डीएनए कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि डीएनए जो होता है, डीएनए में एक स्टैंड हमेशा कैसा होता है, यानी कि डीएनए कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। कहाँ गए थे, घूम के आते हो क्या? बच्चे का तुम परिक्रमा लगाते हो ऐसे जाग के इधर से उस वाले गेट तो क्या ऐसा करते हो क्या? आप लोग 2 बजे खा पी के आए करो, 2 बजे ही आ जाया करो, इतना लेट क्यों करते हो भाई? आप लोग 3 घंटे बैठ नहीं पाते लगातार, बैठ नहीं पाते लगातार, 3 घंटा तो बहुत कम टाइम होता है, आपको अगर 5 घंटा 6 घंटा बैठना पड़े तो क्या करोगे? अब आप एग्जाम देने जाओगे तो क्या वहाँ आपको ये कहा जाएगा घुमाओ जाके, भाई 3 घंटे एग्जाम होता है, 3 घंटे तो बैठोगे या तो नहीं बैठोगे, लेकिन तुम्हारी कैटेगरी जा रही है बीच में भी उसमें जाते हो ड्राइव करने, ये क्यों आ रहा है, टाइम मिल जाता है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं उठ के उनसे ये भी सोचूं कि यार ड्राइव करने जाना है, अगर लग रही होगी तब ठीक है रुक रहो कोई तो आप लोग भी 3 घंटे रुकने का प्रयास किया करो। चलो पढ़े, तो बेटा ये समझ गए हम लोग डीएनए कैसे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। अब हम लोग रियल में आते हैं रेप्लिकेशन पे, इसका आते हैं। अच्छा ये जो निकाला गया था वो किस में रखा गया था, सीजियम क्लोराइड में, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सीजियम क्लोराइड CaCl, और बेटा ये ग्रो किस में कराया था, अमोनियम क्लोराइड, ये ध्यान रखना पूछ सकता है, अमोनियम क्लोराइड, समझ गए। अब जो हमारा मेन ये तो हो गया, हमें प्रूफ हो गया कि डीएनए कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो रेप्लिकेशन आता है, ठीक है, तो वो समझेंगे। किसी को लिखना है लिख लो, वैसे लिखने का कुछ है नहीं इसमें, ये फर्स्ट जनरेशन है, कहाँ से आ रहा है, और ये सेकंड जनरेशन है। ये मिला था हैबिट, वो था हाइब्रिड, और ये था लाइट और हाइब्रिड, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, मेन तो वही है ना रेप्लिकेशन, तो वो समझते हैं। हटा दो इसे, हटा दे रहा हूं, देख रहा है क्या, देखो तो ये सही थोड़ा सा है, जो एक मिनट बेटा, ये वाला पोर्शन चाहे मत लिखना, ठीक है, ये वाला ये लिख लेना, नीचे लिखा हुआ है लाइट हाइब्रिड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो बोलो मतलब लिख लो, ये किताब में डायग्राम बना हुआ है, अगर आप लोग यहाँ समझ नहीं आ रहा तो किताब में देख सकते हो, है वो कम आपके पास, ये वाला देखो, ये वाला चाहे भाई लिख लो, हाँ ये सब
फटाफट करना जिससे आपको फिर समझ में आएगी। देख लिया? अब हम लोग रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि रेप्लिकेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, पूरा स्टार्टिंग से। तो आप लोग ये समझ गए रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। तो रेप्लिकेशन क्या करते हैं, ये कलर थोड़ा सा ऐसे ही कर रहा है कि मैं देख रहा हूँ, ये सही लगता है, ये वाला रखा करो सफेद, ये वाला ठीक है, बताओ ये वाला भाई इसमें दिखता अच्छा है ना, तो ये रखा करो ना। अब इसमें तुम वाइट से लिखो, किसी लिखो, देखो हाँ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेप्लिकेशन। देख रहे हैं ना, देखो बेटा होता कैसे, मैं पहले एंजाइम के बारे में पूरा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे रेप्लिकेशन सॉल्व क्या होती है उसको समझेंगे, ठीक है, होता कैसे। देखो अगर हम मैं यहाँ पे डीएनए दिखाऊंगा आपको, बेटा एक डीएनए है। अब हम लोग समझने का प्रयास करना, बोल रहा हूँ थोड़ी देर, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग बताओ, डीएनए है, ये डीएनए एक डीएनए ये था, तो एकदम से दोनों स्ट्रैंड बंद नहीं होते हैं, होते रहते हैं, न्यू स्ट्रैंड बनता रहता है। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये डीएनए लो, ये अनवाइंड हो रहे हैं और लगातार न्यू स्ट्रैंड बन रहे हैं, ऐसा होता है। अब आप लोग बताओ कि ये वाला स्ट्रैंड पेरेंट नहीं है और ये कंप्लीट हो जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा तो दो डीएनए बन जाएंगे। अब ये वाला स्टैंड से ये वाला देख के बनता है, तभी तो डीएनए के दोनों स्टैंड सेम होंगे। देखो कैसे, देखो बच्चे को बताओ, अगर यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस बना दूंगा आपके लिए, चलो आपको ऐसे बना दे रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाए। ऐसे दोगा, अब आप लोग बताओगे मुझे, ऐसे होता है। आप लोग बताओ इस वाले स्टैंड की पोलैरिटी क्या होगी, बताओ थोड़ा बोलो। यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, थायमीन, समझ गए। यहाँ क्या लिखूंगा, सी, यहाँ जी, यहाँ सी, इधर लिखूंगा, यहाँ टी, यहाँ ए, एडेनिन के साथ थायमीन, थायमीन के साथ एडेनिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन। यहाँ बताओ, यहाँ क्या लिखूंगा, टी, ये तो लिखूंगा। अब देखो ये देखो, मैं इस वाले स्टैंड की पोलैरिटी बताओ बेटा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगी क्या, ये पेरेंट वाला है तो मैं उसी के साथ लिख रहा हूँ। देखो जी यहाँ है तो यहाँ क्या होगा, सी, यहाँ सी है तो यहाँ क्या होगा, जी, यहाँ टी है तो यहाँ क्या होगा, ए, यहाँ टी, यहाँ सी,
समझ रहे हो आप लोग? यहाँ टी और यहाँ सी। ये पोलैरिटी समझे कैसे हम लिखते हैं? न्यू स्टैंड हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब बेटा यहाँ देखो आप लोग, ए न्यू स्टैंड का मैंने देखो कैसे लाया, आप लोग बताओ, ये वाला स्टैंड यहाँ बन रहा है, इसकी पोलैरिटी क्या होगी बताओ? सी। अब आप लोग एक बार बच्चों एक बार बताओ मुझे, इसकी पोलैरिटी में किसको देख के कर रहा हूँ? पेरेंटल स्टैंड को। अगर ये पेरेंटल स्टैंड ना होता तो मुझे कैसे पता लगता कि सीक्वेंस में क्या लगेगा? इसीलिए तो डीएनए में हमेशा एक स्टैंड कैसा होता है? पेरेंटल, एक बनता है नया। समझ गए? अब देखो कैसे बच्चों, यहाँ देखो जी यहाँ पे है तो यहाँ सी है तो यहाँ क्या होगा? जी। यहाँ टी है तो यहाँ ए है तो यहाँ जी है तो यहाँ सी, यहाँ टी और यहाँ सी। अब ऐसे देखो यहाँ जी, यहाँ सी, यहाँ टी, यहाँ ए, यहाँ जी। अब हम लोग बताओ, मैं न्यू स्टैंड की पोलैरिटी किसको देख के रख रहा हूँ? पेरेंटल स्टैंड को। टी का ए और सी का जी। मुझे इतना बात बताओ खाली, ये वाला स्टैंड और ये वाला स्टैंड का पोलैरिटी सेम नहीं है क्या बताओ? देखो जीसी जीसी, सीजी सीजी, एटी एटी, टीए टी है सेम। तो ऐसा ही तो होता है डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन में एक स्टैंड जो होता है वो पेरेंटल होता है, न्यू स्टैंड का पोलैरिटी होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके? पेरेंटल स्टैंड के। बस ध्यान रखना है। ये क्या होता है? अनवाइंड होता है डीएनए और न्यू स्टैंड वहां पे फॉर्मेशन होता रहता है। और मैं ऐसे हो सकता हूँ एक डीएनए से कितने स्टैंड बन जाएंगे? डीएनए बन जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये समझ लो बेटा, ये बोल कौन रहा है? यहाँ समझ लो कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। सही है, वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे जो अनवाइंड स्टैंड करता है तो वो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हेलिकेज। क्या होता है? और हेलिकेज क्या करता है बेटा? अनवाइंड स्टैंड। हेलिकेज क्या करता है? अनवाइंड स्टैंड, यानी कि इसके स्टैंड को खोलता है। ठीक है। इसके बाद एक प्रोटीन होती है यहाँ पे लगाती है, इससे स्टेबल है स्टैंड ऐसे, इसको बोलते हैं एसएसबीपी। क्या बोलते हैं बच्चों? एसएस, हाँ बीपी। इसका नाम होता है सिंगल स्टैंडर्ड ये समझ गए? ये करता क्या है बताओ? ये स्टेबल करता है स्टैंड को। स्टेबल का मतलब, क्योंकि जब स्टैंड अनवाइंड होगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, मजबूती देने के लिए रखता है। दूसरा सुनो बेटा, एक एंजाइम जो नया स्टैंड बना रहा है, नया स्टैंड, इस नया स्टैंड को जो बना रहा है वो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा है? जो सबसे ज्यादा मेन है वो ये एंजाइम तो है। ये हमेशा ध्यान रखना वर्क करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये सुन लिया आप लोगों ने सबने? डीएनए पॉलीमरेज हमेशा वर्क कैसे करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ये क्या कर रहा है? ये यहाँ कर रहा है न्यू स्टैंड फॉर्मेशन। हालांकि हम किताब में इतने एंजाइम है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए फिर भी। ठीक है। इसके बाद एक एंजाइम होता है टोपोआइसोमेरेज, जो यहाँ पे होता है। ये पता क्या करता है? ये करता है टेंशन रिलीज। क्या करता है? टेंशन रिलीज का मतलब पता है क्या है? जिससे हेलिकल फॉर्म फिर से आ जाए। और एक एंजाइम होता है जो आपको पता होगा, डीएनए लाइगेज, जो छोटे प्राइमर होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। कौन सा? डीएनए लाइगेज। तो मैं बोल सकता हूं कि न्यू स्टैंड ये बन रहा है, इसमें एक स्टैंड इन्वॉल्व होता है जिसे बोलते हैं डीएनए लाइगेज, जो क्या करता है बेटा? ए डीएनए जोड़ने का काम, यानी कि ज्वाइन स्टैंड।
तो यहाँ पे इतने सारे एंजाइम हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एक डीएनए रेप्लिकेशन में। कौन कौन से? हेलिकेज, एसएसबीपी, इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज, इसके बाद टोपोआइसोमरेज और साथ में डीएनए लाइगेज। ये इतने सारे एंजाइम हैं जो वर्क करते हैं किसमें? डीएनए रेप्लिकेशन में। तो आप लोग ये हम किताब में इतने लिखे नहीं, तो आप लोग आराम से इसको लिख लो, ठीक है, अच्छे से कहीं पे भी। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ देखूं इस स्टाइल, यहाँ देखो, अगर इसकी पोलैरिटी 5 है तो बताओ इसकी क्या होगी? 3 होगी। और इसकी 3 होगी तो इसकी क्या होगी? 5 होगी। और इसकी 3 होगी तो इसकी क्या होगी? 5। और इसकी 3 है तो इसकी 5 होगी। और इसकी क्या होगी? ऐसे होती है प्रोबेबिलिटी, समझ गए? एंटी पैरेलल होते हैं, मानो बैठ गए। बेटा एक बात है, मत करो लिखो इसे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
क्या लिखते रहो। ठीक है, क्या बात कर रहा था? हाँ भाई, तो एक बहुत दिन बाद आया, बहुत दिन बाद आया। किसकी गलती? हैं? तो 1 घंटा लगा दिया पूरा। पटेगा क्या? मैं रिलेटिव बताऊँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शादी वाले दिन आता पूरी पढ़ने। ये शादी का नहीं, आपको मत देखा शादी सच्ची शादी कब हुई थी? दिन में थी, रात में? रात में तुम क्या कहते हो? ये ना तुमने काट वाटे होगी, तुमने तो किया क्या? डांस किया नहीं तो क्या किया? खाली खुशी नहीं आए थे, नाश्ता किया तो नाश्ता 1 घंटा क्या होगा? पूरी रात करते रहे। चलो कोई बात नहीं, आप लोग शादी के चक्कर छोटे मत क्या करो ज्यादा, ठीक है बेटा? अब ये आप लोग बताओ, एक सुनो यहाँ पे, ये सब लोग तुम सब लोगों ने लिख लिया। अब आप लोग ये बताओ मुझे, आप लोग ये समझ गए कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं? पहले कौन सा है? हेलिकेज, जो क्या करता है? अनवाइंड स्ट्रैंड। न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज, सही है। स्टेबल स्ट्रैंड कौन करता है? एसएसपीपी। हेलिकेज फिर से कौन लेके आता है? टोपोआइसोमेरेज। और जो छोटे प्राइमर होते हैं जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज। समझ गए? लेकिन मेन एंजाइम है जो वो है डीएनए पॉलीमरेज, और ये हमेशा वर्क करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। समझ गए? अब बेटा देखते हैं, एक डायग्राम आपकी किताब में और है मैकेनिज्म रेप्लिकेशन की, जहां हम देखेंगे जिसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्म। ये क्या है वो समझो। इसे हटा दूंगा, हटा दूं? ठीक है, देखो अब हम लोग समझते हैं बेटा रेप्लिकेशन फॉर्म ये है क्या।
देखो अब बोलो मत बेटा, आप लोग बताओ अगर मैं कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं इसका है 5 to 3 और इसका होगा 3 to, ये पता है क्या है, ये डीएनए है। क्या है? डीएनए। बेटा बोलो मत, नाम को मैं बाप कह रहा हूँ, ये तो मत देखो, इधर देखो, इंपॉर्टेंट है ये। डीएनए है, मैंने किया क्या है, खाली इनके दोनों स्ट्रैंड क्या कर दिए, अनवाइंड कर दिए। किसके द्वारा? हेलिकल एंजाइम द्वारा। अब आप लोग बताओ ये वाला स्ट्रैंड जो होगा, ये वाला, ये कौन सा स्ट्रैंड है? टेम्परेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको? ये इसको बोल सकता हूँ पेरेंटल स्ट्रैंड। क्या बोल सकता हूँ? पेरेंटल। टेम्परेट क्यों बोल रहे बेटे? क्योंकि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री की बेसिस को देख के ही नया स्ट्रैंड बनता है। तो ये टेम्परेट स्ट्रैंड हो गया और इसी को हम लोग बोल सकते हैं पेरेंटल स्ट्रैंड। अब आप लोग एक बात और देखो, मैंने आप लोगों को एक बात कही थी, मैंने कहा था कि ये पूरा स्टैंड ऐसे एकदम से ऊपर नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा खुलता रहता है, न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन होता रहता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन यहाँ पे जो होगा, ये बताओ बच्चों, ये नीचे से कैसा, क्या पोलैरिटी पड़ रही है इसमें? बताओ 5 to 3 और डीएनए पॉलीमरेज हमेशा वर्क करता है 5 to 3। तो यहाँ तो एक प्राइमर लगेगा, कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, बनता रहेगा स्टैंड ये वाला। लेकिन ये पड़ रहा है उल्टा। अब मैंने पूरा स्टैंड तो अनवाइंड नहीं किया ना, वरना उधर से पूरा बन जाता। तो यहाँ क्या होते हैं, छोटे प्राइमर लगते हैं ऐसे। ये कैसे होंगे? ऊपर से पड़ रहा है ना इसका 5 to 3 ऐसे। ये बात समझे आप लोग? तो एक स्टैंड बनता है कॉन्टिन्यूअस और एक बनता है डिसकंटिन्यूअस। इसीलिए बनता है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा वर्क करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे जो न्यू स्टैंड बन रहा है, इसका पोलैरिटी इधर तो सही आ रहा है, लेकिन उधर क्या आ रहा है? उल्टा। तो इसका मतलब छोटा प्राइमर लग गया यहाँ, यहाँ, यहाँ ऐसे। ठीक है, समझ गए क्यों बनता है? अगर मैं मान लो इस स्टैंड की पोलैरिटी इसकी कर दूं 5 तो ये कॉन्टिन्यूअस बनेगा, ये कैसा बनेगा? डिसकंटिन्यूअस। जो ये कॉन्टिन्यूअस बन रहा है बेटा, यहाँ देखो, ये बना है कॉन्टिन्यूअस, और इस स्टैंड को पता है क्या बोलते हैं? लीडिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं बच्चों? और जो ये वाला बना है, ये कैसा बना है? डिसकंटिन्यूअस। कैसा बना है? और इसको बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। ठीक है, अब आप लोग बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए लाइगेज की एंजाइम की जरूरत हमें कौन से स्टैंड में पड़ती है, तो कौन से में पड़ेगी? बताओ डिसकंटिन्यूअस वाले में, क्योंकि यहाँ जोड़ने का काम करेगा, यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे पड़ती है एक एंजाइम की, बोलते हैं डीएनए लाइगेज। और बेटा ये ऐसे कॉन्टिन्यूअस तरीके से पूरा बन जाएगा और हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे बात समझे आप लोग? इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉल्ट। ये लगता है हमें जैसे उल्टा बाई स्ट्रक्चर हो। क्या हो? बाई स्ट्रक्चर। तो देखो स्टैंड अनवाइंड हुआ, न्यू स्टैंड बन रहा है 5 to 3 डीएनए पॉलीमरेज से। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं बन पाएगा, उल्टा पड़ रहा है, तो इसे छोटे प्राइमर यहाँ लगेंगे, बाद में जुड़ जाएंगे आरएनए पॉलीमरेज द्वारा। जो स्टैंड कॉन्टिन्यूअस बना है उसको हमने बोला है लीडिंग स्टैंड, और जो डिसकंटिन्यूअस बना है उसे क्या बोला है? लैगिंग स्टैंड। लीडिंग वाला कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है, ये वाला कौन सा है? डिसकंटिन्यूअस। समझ गए? तो ये था तुम्हारा रेप्लिकेशन लिख लो इसको। बस अब आपका रेप्लिकेशन खत्म हो गया, खाली आपको पढ़ने के लिए बम पढ़ने के। ठंड पड़ने लगी है? नहीं पड़ रही है?
लिख लिया? देखो बात मत करो हम लोग। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो अभी? तुम घर के साथ नहीं रहते हो क्या? तुम दोनों लोग क्या बातें कर रहे हो? बेटा यहाँ देखो, एक बार समझ देते हैं, ठीक? ये बताओ, एक अब बोलो मत देखो, ये डीएनए कैसा होगा? स्टार्टिंग में ऐसा होगा, ऐसा रहा होगा, ऐसा नहीं रहा होगा बल्कि हेलिकल फॉर्म में रहा होगा। कैसे रहा होगा? हेलिकल फॉर्म में, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ ऐसा रहा होगा। ये इसको अगर मैं वैसे दिखाऊं तो कैसा रहा होगा बच्चों? इस हिसाब से ऐसे रहा होगा। अब इसका स्टैंड अनवाइंड हो रहा है ना, ये इधर होगा और ये इधर होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो मैं मान के चलता हूँ ये ऐसा हो जाएगा। देखो ये देखो, अगर मैं देखूं यहाँ पे जो पुराना स्टैंड है वो ये वाला है, ये। अब आप लोग बताओ बेटा, ये डीएनए है, अगर मैं इसके अनबाइंड स्टैंड कर रहा हूँ तो कैसा हो रहा है? वो ऐसा हो जाएगा। अब आप लोग बताओ, अगर ये नया डीएनए बन रहा है ये वाला, तो इसमें ये वाला स्टैंड पैरेंटल नहीं है क्या? पैरेंटल है। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री देख के तो ये बन रहा है। अगर यहाँ मान लिया एडेनिन है, यहाँ क्या होगा बताओ? थायमिन। अब गधो इधर देखो, अगर इसका एडेनिन ये है तो यहाँ थायमिन नहीं होगा इसके, क्योंकि बेटा इसके ये कॉम्प्लीमेंट्री है और इसकी ये कॉम्प्लीमेंट्री, बात तो वही है। तो यहाँ क्या रहा होगा? थायमिन, और नया स्टैंड बनेगा इसका क्या? एडेनिन। देखो सेम नहीं रहा क्या? ऐसे तो बनता है न्यू डीएनए। तो हुआ क्या? मैंने दोनों स्टैंड को अनवाइंड किया और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री मैंने एक नया स्टैंड बना दिया। सही है? कौन सा एंजाइम द्वारा? डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज हमेशा वर्क करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में या बन रहा है, तो आप लोग बताओ ये पूरा स्टैंड तो अनवाइंड हो नहीं जाता एक साथ, थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे अनवाइंड हुआ फिर नया स्टैंड बन गया, फिर अनवाइंड हुआ फिर न्यू स्टैंड, ऐसे बनता रहता है, ठीक है? तो होता क्या है, नया स्टैंड अब इधर से तो ये तो सही पड़ रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन उधर उल्टा पड़ रहा है। तो होता क्या है, 5 टू 3 छोटे प्राइमर लग जाते हैं, इसीलिए ये वाला स्टैंड बनता है डिसकंटीन्यूअस, ये वाला बनता है कॉन्टिन्यूअस। और बेटा जो कॉन्टिन्यूअस बनता है उसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, और जो डिसकंटीन्यूअस बनता है उसको क्या बोलते हैं? लैगिंग स्टैंड। लैगिंग स्टैंड में हमेशा, अच्छा ये पूछ सकता है कोई लैगिंग स्टैंड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमेशा होगी 3 टू नीचे से 3 टू 5 होगी नीचे से, और वैसे क्या होगी 5 टू 3। समझ गए? तो ध्यान रखना है कि हमेशा एक तरफ से डीएनए पॉलीमरेज बनाता है और हमेशा किस उसमें बनाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। समझ गए? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स ये तो होते हैं जो नए प्राइमर लगे हैं, इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। एक साइंटिस्ट थे ओकाजाकी, उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए बोलते हैं उसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है? हुआ क्या बेटा? इन्हीं को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अभी इनका नाम ऐसा नहीं होगा, ओकाजाकी। सही है? देख लिया आप लोगों ने? तो किताब पढ़े, रेप्लिकेशन में पढ़ लेना, ठीक है? देख लिया? तो किताब निकालो, किताब पढ़ते हैं, ठीक है? समझते हैं, ठीक है? अब सब कुछ ये लिखवाओ किताब में, बस जो जितना मैंने बताया उतना मैंने बता दिया। अब आप लोग देख सकते हो आराम से क्या हो रहा है इसमें भाई।
वो ये भी नहीं खुल रहा है। ये अपडेट मांग रहा है, क्या कर रहा है बेटा? ऐसा होता है अपडेट, और ये सब होता है क्या? क्या कहें? ये वैसे किसमें वो होता है, ये बताओ। जोड़ो में ये भी नहीं पड़ रहा है। कैसे पढ़ा? कैसा चल रहा है? हैं? ये चैप्टर चल रहा है हमारा? सही है, चलो अच्छा। वो इसलिए नहीं बोल रहा था बेटा। यहाँ देखो, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया बताओ? ये नहीं पढ़ा है? कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से? चलो देखो, तो यहाँ से पढ़े बेटा। समझो 99 बिल्कुल। क्या क्या लिखा हुआ है देखो बेटा। कह रहा है यहाँ पे both DNA and RNA are able to mutate। दोनों ही म्यूटेट हो सकते हैं। म्यूटेट समझते हो? नाइट्रोजन बेस का चेंज होना, उसे बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, उत्परिवर्तन। कह रहे हैं इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल। आप लोग बताओ बेटा, आरएनए मैंने कहा था कैसा होता है, और डीएनए कैसा होता है? क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसके पास क्या होता है? थाइमिन होता है, इसीलिए। और ये कह रहा है अगर ये अनस्टेबल है तो इसका मतलब म्यूटेट रेट किसका फास्ट होगा? आरएनए का। किसका होगा? आरएनए जल्दी म्यूटेशन करेगा कंपेयर टू डीएनए, क्योंकि आरएनए कैसा होता है? अनस्टेबल, और डीएनए होता है स्टेबल। अगले कह रहा है कंसीक्वेंटली वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। इसीलिए वायरस जो होता है उसके पास आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, और वो बेटा बहुत उसकी लाइफ स्पैन क्या होती है? बहुत कम होती है, और इसीलिए म्यूटेशन भी क्या करता है? तेजी से करता है वायरस। कह रहे आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। आप लोग बताओ बेटा, आरएनए जो होता है, आरएनए आपको पता है डायरेक्ट प्रोटीन बनाता है भाई। डीएनए हमारे पास डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। किसी के पास आरएनए ही है तो वो डायरेक्ट क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और कह रहे हैं डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए, ठीक है, फॉर सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर किसी का डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, अगर किसी का डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। अगर किसी का जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है, क्या है? आरएनए, तो हमेशा आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। Can the protein synthesizing mechanism has evolved around RNA? The above discussion indicate that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic information. For the transmission of genetic information, RNA is better। यानी कि सिंपल सा कह रहा है कि जो DNA होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, आरएनए क्या होता है? कम स्टेबल होता है। आरएनए म्यूटेशन रेट फास्ट होता है, और डीएनए क्या होता है? स्लो होता है। सही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कह रहा है आरएनए वर्ल्ड। अब ये आरएनए के बारे में बता रहा है। तो मैंने कहा था बेसिकली हम लोग कितने टाइप के आरएनए पढ़ते हैं? 3। कौन कौन से? आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए काम क्या होता है बेटा? डीएनए से बेसिस को लेके आना कहाँ? राइबोसोम के पास। आरआरएनए काम क्या होता है? राइबोसोम को बनाना। और टीआरएनए काम क्या होता है? टीआरएनए काम होता है अमीनो एसिड को ढूंढ के लेके आना। कहाँ पे? राइबोसोम के पास। यहाँ पे आप लोग समझ लो बेटा, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो क्या होता है? देखो बेटा, समझ लो एक बार। ये सेल है, मान लिया क्या है? ये सेल है, और इस सेल में न्यूक्लियस है। डीएनए कहाँ है बताओ? न्यूक्लियस में। और अमीनो एसिड कहाँ है? यहाँ है, साइटोप्लाज्म में। और राइबोसोम भी कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। समझ गए? तो डीएनए से एमआरएनए आता है साइटोप्लाज्म में, देखिए तो वो काम होता है एमआरएनए का, इसीलिए इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ये आता है राइबोसोम के पास ऐसे। और राइबोसोम, अब देखो ये यहाँ देखो,
पॉलीपेप्टाइड कहाँ बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा, चैन यहीं तो बनेगा प्रोटीन का। तो अमीनो एसिड कौन सा लेके आना है, वो कौन लेके आता है, टीआरएनए। इसीलिए टीआरएनए को बोलते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, एडेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो यहाँ पढ़ लेते हैं इसके बारे में, आरएनए के बारे में। From foregoing discussion of immediate question become evidence which is the first genetic material। हम लोग तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या बताया था मैंने, आरएनए। क्या होता है, कह रहे बेटा it shall be discussed in detail in the chapter on chemical evolution but briefly we shall highlight some of the fact that end point। एक बात और बताओ, आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। तो पहले आरएनए बना होगा, अगले कह रहे हैं आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। कैसा है, पहले जेनेटिक मटेरियल, देयर इज नो इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस such as metabolic transition splicing etc evolved around RNA। RNA used to act as a genetic material as well as catalyst। There are some important biochemical reactions in living system that are catalyzed by RNA a catalyst and not by proteins engine। ठीक, यहाँ कह रहे हैं आरएनए कुछ कैटलिस्ट मॉलिक्यूल तरह वर्क करता है, यानी रिएक्शन को करवाने का। आरएनए कुछ में जेनेटिक मटेरियल तरह काम करता है, लेकिन मोस्टली जो काम करता है वो किस तरह करता है, एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए की तरह वर्क करता है, मैसेज फैलाने का काम करता है, मेनली करता है। ठीक है, मैसेज फैलाने का। अगले क्या है बेटा, कह रहा है बट आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट बाय रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल देयरफॉर डीएनए हैज इवॉल्वड फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल। और डीएनए बेटा मैं बार-बार बोल रहा हूं, आरएनए से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। और कह रहे हैं डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्टेंट चेंज बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। और ये क्या होता है, रिपेयर भी होता है, इससे चेंजमेंट भी हो जाता है। अब आता है हमारा रेप्लिकेशन, जो मैंने अभी आपको बताया था वो ये था। देखो आप लोग बताओ बेटा, यहाँ देखो ये दोनों स्टैंड वो पुराने वाले हैं, मतलब इससे हमें दो डीएनए बनाने हैं। अब देखो इसका एक स्टैंड इधर आ गया, रेड वाला एक स्टैंड कहाँ गया, इधर। अब आप लोग बताओ यहाँ से नया स्टैंड बनेगा और इधर क्या बनेगा, यहाँ से नया स्टैंड बनेगा। ये आप लोग बताओ बेटा, इनकी और इनके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है दूसरे के। देखो ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, टी के सामने ए के सामने टी, सी के सामने जी। अब आप लोग बताओ जी के सामने इस वाले जो रेड वाला है इसमें सी है, तो बताओ उधर रेड वाले में क्या होगा, जी, क्योंकि सामने ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना दूसरे के। तो इधर देखो, यहाँ देखो सी है तो यहाँ क्या है, जी। और आप लोग बताओ, अगर यहाँ पे जब देखो यहाँ सी है तो यहाँ क्या है, जी। और जब यहाँ सी है तो इस वाले में क्या आएगा, जी। और उधर सी है तो इस वाले में क्या आएगा, जी। वो उधर जी है तो इस वाले में क्या आएगा, सी। तो क्या होता है, दोनों की पोलैरिटी सेम नहीं हो गई, हो गई सेम। तो ऐसे बनता है न्यू डीएनए। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग रेप्लिकेशन में क्या क्या इन्होंने बोला है और क्या क्या कैसे प्रूफ हुआ कि डीएनए कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है, वो भी समझेंगे। और रेप्लिकेशन कैसे होता है वो भी समझेंगे। तो देखो कह रहे बाय प्रपोजिंग अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ फॉर डीएनए, वाटसन एंड क्रिक, दो साइंटिस्ट थे, एक थे वाटसन और एक थे क्रिक। कह रहे बेटा हैड इमीडिएटली प्रपोज्ड अ स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टू प्रूव देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलो। उन्होंने क्या कहा था वो समझो, सुनो ध्यान से। उन्होंने कहा था इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism of the genetic material। इन्होंने कहा था इससे अच्छा कॉपी करने का कोई ये मटेरियल नहीं हो सकता है जितने अच्छे से डीएनए करता है। सोचो एक भी नाइट्रोजनस बेस रबड़ नहीं होता है, एक भी। और एक बात नहीं होते हैं, 3 बिलियन होते हैं। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। सोचो तो ये कितनी बात चल रही है, 3 बिलियन। और 3 बिलियन में अगर एक भी गड़बड़ हो गया तो सोचो म्यूटेशन हो जाता है। इसका मतलब डीएनए कितना 100% एक्यूरेसी के साथ रेप्लिकेशन करता है। कैसे करता है, क्योंकि एक स्ट्रैंड कैसा होता है, पेरेंटल होता है, और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री में न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ गए हम लोग। तो दोनों डीएनए में एक क्या होगा, पेरेंटल, और एक क्या होगा, न्यू स्ट्रैंड। और न्यू स्ट्रैंड जो बनेगा वो पेरेंटल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एडेनिन की जगह थायमिन, थायमिन की जगह एडेनिन, ग्वानिन की जगह साइटोसिन और साइटोसिन की जगह ग्वानिन। ठीक है। अब देखो
तो कह रहा था स्कीम सजेस्ट दैट द टू स्टैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पैरेंटल। मैंने कहा था एक कैसा रहता है पैरेंटल, और कह रहा है एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड। दिस स्कीम पास टर्म एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इसीलिए हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी का मतलब होता है आधा और कंजर्वेटिव का मतलब होता है संरक्षित किया हुआ है, बचा के रखा हुआ है। तो आधा स्टैंड मतलब आधा डीएनए यानी एक स्टैंड अगर संरक्षण होगा तभी तो न्यू स्टैंड बनेगा, वरना न्यू स्टैंड। खुद सोचो बेटा न्यू स्टैंड की प्रोबेबिलिटी किसको देख के होगी अगर एक स्टैंड पेरेंटल ना होगा तो। समझ गए? अब आता है बेटा द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे हुआ था कि डीएनए क्या है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। तो मैंने आप लोगों को ये समझाया था। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, वो डायग्राम हमें क्या बता रहा है, देखो आप लोग खुद बताओ मुझे, यहां पर देख सकते हो। मुझे खाली इतना बताओ मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया NH4Cl, सही है। ये N यहाँ पे कौन सा क्या होता है, ये N कौन सा वाला है बेटा 15, ध्यान रखना। और इसको मैंने डीएनए को क्या किया, वो बैक्टीरिया को ग्रो कराया। और बैक्टीरिया कौन सा है, ई कोलाई। कौन सा बच्चों, ई कोलाई, ठीक है। अब यहाँ देखो आप लोग, इसको मैंने ग्रो कराया तो इसके दोनों स्टैंड कैसे हैं N15, लेकिन जब नॉर्मल होता है तो वो कैसा होता है N14। तो आप लोग ये बताओ अगर ये रेप्लिकेट करेगा यानी कि 20 मिनट बाद ये जब क्या करेगा, ये रिप्रोडक्शन करेगा बैक्टीरिया, तो अपना डीएनए का रेप्लिकेशन करवाएगा। तो आप लोग बताओ बेटा एक स्टैंड देखो रेड रेड है, ये वाला कैसा है रेड, और इसका एक स्टैंड देखो ये वाला है। तो पीछे बोल रहे बेटा पिट जाओ उतारो, इसमें दोनों में एक स्टैंड N15 वाला नहीं है और एक N15 वाला है। तो आप लोग बताओ न्यू स्टैंड हमेशा वो तो नॉर्म बनेगा ना, तो वो कौन सा होगा N14, क्योंकि वो कैसा बना है नॉर्मल। तो ये वाला है N14 और ये वाला कौन सा है N15, यानी कि एक स्टैंड हमेशा कौन सा होगा हैवी आइसोटोप वाला। अब हम लोग एक बार बताओ मुझे, आप फिर से रिप्रोडक्शन कर ले रहे हैं तो इसका एक स्टैंड तो ये वाला होगा, ये देखो, और ये वाला स्टैंड कहाँ जाएगा इधर वाले, इसका एक स्टैंड ये वाला हो गया और एक स्टैंड कौन सा होगा ये वाला। अब आप लोग मुझे बताओ न्यू स्टैंड तो N14 में नहीं हमेशा, तो देखो नेशन N14 वाला बन गया नया, ये इसमें ये बना N14 वाला, इसमें ये बना N14 वाला और इसमें ये बन गया। मतलब एक स्टैंड हमेशा कैसा होता है, इससे पता लग गया हमें कि एक स्टैंड हमेशा कैसा होता है पेरेंटल होता है और एक स्टैंड कैसा होता है न्यू बनता है। समझ गए, जो यहाँ पे देखा गया था नॉर्मल, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट थे मिशेल्सन एंड स्टेल, वो स्टेलर, और इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने देखा था, इन्होंने बताया था कि डीएनए कैसा होता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। क्लियर हुआ, क्लियर। तो पढ़ लेते हैं इसको, देखो। अच्छा ये बताओ, यहाँ देखो इन्हें टेस्ट ट्यूब में देखा तो यहाँ क्या आ रहा है हैवी आ रहा है, यहाँ हाइब्रिड आ रहा है और यहाँ लाइट एंड हाइब्रिड आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, समझते हैं क्या क्या इन्होंने क्या बोला है। देखो बेटा कह रहा था एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे हुआ था, कैसे बताया गया था कि आधा कंजर्वेटिव होता है, वो देखो। कह रहा है इट्स now proven that DNA replicates semi conservatively. It was so first in E. coli में ऐसा किया था, किसमें किया था, ये क्या है बैक्टीरिया है। और कह रहा है and subsequently in higher organisms such as plant and human cell। और कह रहा है मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन कौन थे सैटन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन 1958। ये कब हुआ था 1958 में। कह रहा है दे गिव ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग, मीडियम कौन सा बेटा मैंने कहा था अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, ये क्या है, ये अमोनियम क्लोराइड, ये तो है। और इसका इन्होंने देखो N15 लिया है, हाई स्टॉप लिया ना। और कह रहा है बेटा N15 is the heavy isotope of nitrogen as the only nitrogen source for many generation. The result was that N15
was incorporated into newly synthesized DNA as well as other nitrogen containing compounds. This heavy DNA molecules could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in a cesium chloride. ध्यान रखना कि इन्होंने जो सेंट्रीफ्यूगेशन किया था वो किसमें किया था, cesium chloride density gradient. Correct. Please note that N15 is not a radioactive isotope. ये radioactive नहीं है. Correct. And it can be separate from N14 only based on density. तभी तो हमने डेंसिटी का यूज किया था. हैवी लाइट हम लोग बोल रहे हैं, वो तभी तो बोल रहे हैं. ये रेडियोएक्टिव ना है, इनने खाली हाई आइसोटोप ले लिया बस. अगले कह रहे थे वो दे आर ट्रांसफर द सेल इनटू अ मीडियम विद नॉर्मल NH4Cl and took sample at various definite time intervals as the cell multiply and extracted the DNA that remain as double stranded helix. The various sample were separate independently on cesium chloride gradient और कह रहा है टू मेजर द डेंसिटी ऑफ DNA. और हमने क्या किया, उसकी डेंसिटी को मेजर किया. आप लोग को ये ना पढ़ना है तो हम लोग खाली ये पढ़ लो बस, ये डायग्राम ध्यान रखना. आप लोग बताओ बेटा, पहला DNA N15 वाला है तो नया स्टैंड पर 14 बनेगा ना. उसे क्या पता कि तुमने क्या किया है, तो N14 नया मिला. तो यहाँ में पता लगा यहाँ हाइब्रिड देखने को मिला. और हाइब्रिड का मतलब एक N15 एक N14 स्टैंड. और यहाँ देखो दोनों N15 है तो हैवी है. और यहाँ लाइट में क्या होगा, N14 तो ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला है. और ये वाला कैसा होगा, हाइब्रिड. ये वाला और ये वाला. ये पूछ सकता है कि बताओ सेकंड जनरेशन में कितने जनरेशन सेकंड है ना, ये कितने हाइब्रिड आए कितने लाइट आए. तो लाइट कितने आए, 2. और हाइब्रिड कितने आए, 2. हैवी यहाँ पे 0. समझ गए. तो यहाँ से पता लगा था कि डीएनए क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. अगले देखते हैं बेटा, कह रहे thus the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium, that is after Bismuth equally divided in Bismuth had a hybrid or intermediate density. DNA extracted from the culture after another generation, that is after 40 minutes second generation. कह रहे batch composed of equal amount of the hybrid DNA and of light DNA. और इन्हें equal amount में मिला second generation में, क्या 2 hybrid और 2 लाइट. ठीक है. अगले कह रहा है अच्छा एक बात बताओ मुझे, तो चल जाएगा अगर मैं यहाँ थर्ड जनरेशन देखूंगा, एक जनरेशन और तो बताओ मुझे कितने लाइट मिलेंगे कितने हाइब्रिड मिलेंगे. अगर इसका मैं सेकंड एक जनरेशन ले लूंगा, कितने हाइब्रिड और कितने लाइट बताओ. सोचो तो जनरेशन फर्स्ट में कितने हैं और जनरेशन सेकंड में कितने आएंगे बताओ. तो ये समझ गए आप लोग. बताओ इसकी जनरेशन के बाद क्या होगा यहाँ पे बताओ. 4 हाइब्रिड 4 लाइट. और बताना बच्चा गधो. यहाँ देखो इतना टाइम लगा रहा है, इतना सिंपल सी बात है, आपको दिमाग लगा दे जरूर. मुझे बताओ अगर मैं इसके जनरेशन अगले देखूंगा थर्ड, तो इससे 2 बनेंगे, इससे 2 बनेंगे, इससे 2 बनेंगे और इससे 2 बनेंगे. इसका मतलब 8 तो बनेंगे, ये तो कंफर्म है. लेकिन बेटा हाइब्रिड वाले खाली 2 ही तो रहेंगे. एक तो ये वाला रहेगा जिसका पेरेंटल ये जाएगा और जिसका पेरेंटल में ये जाएगा, एक ये रहेगा. बकाया सब कैसे वाले होंगे, लाइट. यानी कि 2 हाइब्रिड और बकाया 6 कैसे होंगे, लाइट वाले अगली जनरेशन में. समझ गए. क्योंकि ये अब नया सुनना बन जाएगा ये वाला. ये तो 2 ही रहेंगे हमेशा, और हमेशा ही 2 रहेंगे कितनी जनरेशन पूछे हो. और बकाया सब कैसे होंगे, लाइट वाले. समझ गए.
तो देखो अगले, हालांकि पूछा था यहाँ किताब में, तो मैंने आपको बता दिया। कह रहा है thus the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium, कह रहा है 20 मिनट बाद डिवाइड करता है, had a hybrid or intermediate density DNA extract from the culture after another generation, that is after 40 मिनट, और कह रहा है सेकंड जनरेशन, और कह रहा है was composed of equal amount of this hybrid DNA of the life। तो यहाँ पे समझ गया बेटा, तो इन्होंने ये कहा है सिंपल सा कि हमें यहाँ से पता लगा कि डीएनए कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, यानी कि एक स्टैंड कैसा होता है हमेशा पेरेंटल। ठीक है, अगले देखो, कह रहा है वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट एक और हुआ था इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थायमिडीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम वाज परफॉर्म्ड ऑन बीसिया फावा। किस पे किया था, और किसने किया था, टेलर एंड कलेजियस इन 1958। कह रहा था एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। तो सेम एक्सपेरिमेंट बीसिया फावा में किया था किसने, टेलर ने, किसने, टेलर ने, ध्यान रखना, और किस पे किया था, बीसिया फावा, और उन्होंने बताया कि यानी कि डीएनए कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव वर्क करता है। ठीक है, अब हमारा जो है स्टार्ट वो है डीएनए रेप्लिकेशन, और यहाँ पे बेटा जो मैंने अभी बताया था वो क्या है, ये वाला डायग्राम। ठीक है, जो हमने समझा था रेप्लिकेशन फॉर्म, ये तो था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं खाली इसको, बस पढ़ने के लिए रह गया ना। तो देखो, हालांकि आपको सारे एंजाइम पता है, यहाँ तुम्हारी किताब में खाली एक ही एंजाइम लिखा है, वो कौन सा लिखा है, डीएनए पॉलीमरेज, बकाया कोई एंजाइम है किताब ने नहीं लिखा है। तो देखो बच्चों, यहाँ देखो, अब जो मैंने आपको बताया पूरा वही लिखा है, सेम टू सेम, पढ़े देखो। क्या है, इन लिविंग सेल सच एज ई कोलाई, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर अ सेट ऑफ कैटलिस्ट एंजाइम, यानी कि रेप्लिकेशन पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत सारे की जरूरत पड़ती है एंजाइम्स की, कोई एक का एंजाइम से काम नहीं चलता है। अगले कह रहा है बेटा द मेन एंजाइम कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज। ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि बताओ रेप्लिकेशन में जो मेन एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज। अगले कह रहा है सिंस इट यूज्ड डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, ये क्या करता है, ये टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और कह रहा है दीज एंजाइम आर हाईली एफिशिएंट एंजाइम एंड दे हैव टू कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और आपको लगता है, सोचो इतने सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में लगते हैं, ऐसा नहीं कि रेप्लिकेशन हो रहा है 10 दिन में। सोचो यहाँ लिखा है ये 2000 बेस पर सेकंड होता है, एक सेकंड में हमारी बॉडी के अंदर 2000, खाली एक सेकंड के अंदर 2000 बेस पर नए लग जाते हैं, नया डीएनए बन जाता है एक सेकंड में। सोचो तो ये काम कितना फास्ट होगा रेप्लिकेशन का। कह रहा है बेटा ई कोलाई दैट इज ओनली 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर है, और अगर हम बात करें तो किससे, ह्यूमन ए डिप्लॉयड सेल के बहुत कम है। कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद 18 मिनट, कितने में जाता है, और दैट मींस एवरेज रेट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2000 बेस पेयर पर सेकंड। कह रहा है नॉट ओनली डू द पॉलीमरेज हैव टू बी फास्ट बट दे आल्सो हैव अ कैटलाइजर रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मैंने कहा था यहाँ इससे मतलब नहीं है कितना फास्ट हो रहा है, इससे मतलब है कि एक्यूरेसी कितना 100% आती है ऊपर। 100% का मतलब है एक भी नाइट्रोजन बेस गड़बड़ नहीं होता है, समझदार हो लोग। तो ये 100% एक्यूरेसी से होता है, एक भी गड़बड़ नहीं होता। कह रहा है एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट क्या हो जाएगा, म्यूटेशन। अगर थोड़ा ही प्रॉब्लम होता है तो क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। और कह रहा है फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, deoxyribonucleoside triphosphate serve double purpose. In addition to acting as substrate, they provide energy for polymerization reaction. और कह रहा है बेटा यहाँ से क्या मिलता है, इससे क्या खर्च होता है, एटीपी, सही है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाली प्रोसेस है ये, जहाँ एटीपी खर्च हो जाए। कह रहा है इन एडिशन to DNA dependent DNA polymerase many additional enzymes are required to complete the process। मैंने कौन सा बताया बेटा, बताओ, हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज, डीएनए लाइगेज, ये सब जरूरत पड़ती है किसमें, रेप्लिकेशन में। तो कह रहा है कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ
Accuracy for long DNA molecules in the two strand of DNA cannot be separated in the entire length. देखो यहाँ पे कह रहा है ऐसा नहीं होगा कि दो डीएनए हैं दोनों को डीएनए दोनों स्ट्रैंड अनबाइंड हो गए, ऐसा नहीं होगा। जितना रेप्लिकेशन होना होता है उतना ही क्या होता है अनबाइंड स्ट्रैंड होते हैं, और जितना नहीं होना होता उतना अनबाइंड स्ट्रैंड, यानी कि ऐसा होता है नीचे से नेक्स्ट डीएनए बनता रहता है नीचे से। और ये मैं आपको रेप्लिकेशन एक वैसे दिखा अभी वीडियो दिखा दूंगा, ठीक है, उसमें आप देख लेना कि कैसे हो रहा है प्रोसेस। मतलब एक सीक्वेंस में चलता है, ऐसा नहीं कि पूरा डीएनए स्ट्रैंड खुल गए फिर न्यू स्ट्रैंड बना, ऐसे नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा खुलता रहता है और थोड़ा थोड़ा बनता रहता है। कह रहा है बेटा ए ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी और ऐसा होगा तो कह रहा है द रेप्लिकेशन अकर विद इन स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स रिफर टू एज क्या बोलते हैं उसको रेप्लिकेशन फॉर्म। और कह रहा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मैंने कहा था अभी जो वर्क कितने करता है 5 to 3। और कह रहा है बेटा दिस क्रिएट्स सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट द रेप्लिकेशन फॉर्म। कह रहा है वन स्टैंड द टेम्परेट इसकी पोलैरिटी कितनी होगी 3 to 5 नीचे से, तो कह रहा है रेप्लिकेशन इज कंटीन्यूअस हो जाएगी, कैसे होगी, लेकिन कह रहा है अगर अदर स्टैंड जो है उसकी 5 to 3 है तो उसमें कैसी होगी डिस्काउंट। देखो यहाँ पे ये वाला 3 to 5 है तो इसमें तो कंटीन्यूअस हो रहा है 5 to 3 बन जाएगा, लेकिन ये वाला कैसा है 5 to 3, इसका मतलब यहाँ उल्टा पड़ रहा है तो ये कैसा बनेगा डिसकंटिन्यू। समझ गए? अगले को क्या कह रहा है, कह रहे हैं डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज्ड फ्रैगमेंट्स आर लेटर जॉइंड बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज, और हम बाद में क्या करते हैं उसको जोड़ देते हैं। अगले करा बेटा डीएनए पॉलीमरेज ऑन द देयर ओवन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, आल्सो द एप्लीकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कहीं से भी डीएनए रेप्लिकेशन करने लगेगा, एक साइड होती है बोलते हैं ओआरआई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और जहां ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइड होती है वहीं से डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, और जहां बाइंड होता है वहीं से रेप्लिकेशन क्या होता है स्टार्ट होता है। तो कह रहा है बेटा आल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए, देयर इज अ डेफिनेट रीजन इन इक्वली डीएनए वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट, सच रीजंस आर टर्म्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसको बोलते हैं ओआरआई साइट। क्या बोलते हैं? कह रहा है इट इज because of the requirement of the origin of replication that a piece of DNA need to be propagated during recombinant DNA procedure require a vector। अब ये वेक्टर क्या है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है हमको बायोडायग्राम पता लगेगा, ठीक है। जब हम कोई दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए निकालते हैं और उसमें कोई अपना डिजायर जीन लगाते हैं तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। जब हमें किसी एनिमल के अंदर या प्लांट के अंदर कुछ नया बनाना होता है तो वहां पे इसका यूज हम करते हैं। कह रहा है बेटा द वेक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फर्दर नॉट एवरी डिटेल्स ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल इन यूकैरियोट्स। द रेप्लिकेशन कहां होता है बेटा एस फेज में, कहां होता है मैंने बताया था आई फेज का एस फेज। कह रहा है द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेलुलर साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, मैंने कहा था अगर रेप्लिकेशन नहीं हुआ तो समझ लो सेल डिवीजन नहीं होगा। रेप्लिकेशन होता है तो n/c रेशियो चेंज होता है, और वो चेंज होता है तो फिर क्या होता है सेल डिवाइड। अब फेलियर इन द सेल डिवीजन कह रहा है बेटा आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्टेड टू पॉलीप्लाइडी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग पॉलीप्लाइडी का मतलब है कि पोलैरिटी उस सेल की डबल हो जाएगी, क्योंकि रेप्लिकेशन हो जाएगा ना डीएनए मॉल डबल तो पोलैरिटी डबल। और कह रहा है बेटा यू विल लर्न द डिटेल नेचर ऑफ ओरिजिन एंड द प्रोसेस ऑफ अकरिंग एट दिस साइट इन हायर क्लासेस। तो ये कैसी होती है वो तो हम कब समझेंगे जब बड़ी कक्षा में पहुंचोगे, बड़ी कक्षा में कहां पहुंचोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। तो यहाँ पे यही समझ लो तो ये क्या हो रहा है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ पीएचडी ना करना है तो एमबीए करना है, तो इसका मतलब तो बड़ी इच्छा क्या होती है वहां जाके तो ये सब भूल जाओगे आदि एमबीए से इतना नहीं पढ़ाया जाता इतना यहाँ पे आप पढ़ रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी डिटेल में बायोलॉजी। भाई एमबीए करना है तो प्लांट का करना वहां जाके, प्लांट में पढ़ने जेनेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं, प्लांट के कोर्स में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए। रियलिटी में अगर देखा जाए तो मुझे कभी ये लगता है कि नीट का पेपर में खाली बायोलॉजी होता, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या बोलता है क्या रोल है तो डॉक्टर बनने के बाद कोई रोल है क्या? चाहे ह्यूमन फिजियोलॉजी के 20 चैप्टर कर देते हैं, अरे रोल है लेकिन इतना नहीं इतना समझ रहे हो। अगर कोई डॉक्टर है उसे फिजिक्स का क्या रोल है भाई, जितना सिखाया जाएगा वो सीख लोगे आप 5 साल वहां पे। मुझे पता है रोल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां उतना सीख सकते हो ना हम लोग 5 साल में, और क्या करोगे ये सब करोगे। मैं आपको रेप्लिकेशन प्रोसेस दिखा रहा हूं एक बार तो ठीक है कैसा होता है। अभी हम लोग बैठ रहे हो ठीक है चलता है
कैसे वीडियो खोल रहा नहीं कैसे क्या बात है? देखना आपको ही बताओ। देखो ये तुम्हें अगर देखना है तो ऐसे समझ में आएगा। देखो बेटा यहाँ देखो, ए बोलो मत आपको बेटा, ये ऐसा एक प्रोसेस चलता है जिस समझ सकते हो आप लोग। DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other ये DNA है, ठीक है? in a helix shape. Each strand is made up अब of देखो स्टैंड अनवाइंड होंगे इसके, bases. सुन लो ध्यान से करो। The letters A, C, G, and T. अब देखो C के सामने G और E के सामने T, ऐसे लगे होते हैं वो नाइट्रोजन बेस। This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand. And wherever there's a C, एक दूसरे की क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। each strand has a 5' end and a 3'. एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। अब एक होगा 5 to 3, दूसरा कैसा होगा? एक 5 to 3, दूसरा 3 to 5। उसमें तो समझ नहीं आएगी भाई। अब देखो ये क्या है बेटा? हेलिकेज। जो क्या कर रहा है? देखो आगे हेलिकेज, और ये क्या कर रहा है? अनवाइंड कर रहा है स्टैंड। अब ये ऐसा नहीं कि पूरा हो गया अनवाइंड, इतना हुआ। देखो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्मूला, देखा था अभी? अब ये वाला पेरेंट स्टैंड नहीं है क्या? और इसके नया स्टैंड बनेगा, वो कौन सा होगा? न्यू स्टैंड, और 2 डीएनए बन जाएंगे। अब देखो प्राइमेज क्या कर रहा है? ये प्राइमर को लाके जोड़ रहा है। देखो ये जोड़ रहा है। अब इसको कौन प्राइमर लगना है, और प्राइमर लगने के बाद अब देखना क्या होगा? ये अगले बनने लगेगा। अब लगेगा डीएनए पॉलीमरेज, लग गया? और ये क्या कर रहा है? न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन करेगा। देखो और करूं क्या? 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, देखो 5 to 3 नया बनना है, इसको बोलता है मैंने लीडिंग स्ट्रैंड बनाया था। adding bases Contrast बनाया ना? in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging और strand, दूसरा देखो बेटा, cannot be made in लैगिंग क्योंकि उल्टा पड़ रहा है ना ये, because तो ये the छोटे primary प्राइमर लग रहे हैं 5 to 3 The ऐसे। DNA क्योंकि उल्टा polymerase है ना वो। can therefore only make this strand in a series of small chunks. अब called छोटे प्राइमर लगा देखो, Okazaki इन्हें बोलते हैं fragments. ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और ऐसे लग के ये वी स्टैंड क्या होगा? बन जाएगा। Each fragment is started देखो with वो an बन गया, अब इधर से फिर से बन गया, तो उल्टा पड़ रहा है ना ये। अगर ऐसा बनता तो कंटिन्यू जाता, लेकिन ऐसा बन रहा है। DNA polymerase छोटे that प्राइमर has a लग रहे short हैं। row of DNA bases देखो लग रहा है? in the 5' to 3' direction. देखो ऐसे उल्टे से बन रहा है। अब ये ऐसे कर करके नया स्टैंड पूरा बन जाएगा, और नया बन जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि अब ये रेप्लिकेशन 2 डीएनए हो जाएंगे, दोनों सेम होंगे। Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of Ligase क्या है? जोड़ देगा DNA मोड़े। in both strands प्राइमर से before a जोड़ेगा। continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA हो गया फिर molecule से? is made up of one old conserved कितने बन गए? strand दो of DNA and one new क्लियर? one. तो ऐसे होता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर हो बच्चों? चलो कल को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। तो उसकी कल ही बात करेंगे। अभी चलो पढ़ते हैं इसको। ठीक है। गुड इवनिंग।